नमस्कार। जय हिंद। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई अजय सर में। मेरे भाई अपने भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे और भारतीय इतिहास में गुरुजी दिल्ली सल्तनत। हाँ, और दिल्ली सल्तनत में हम जो पढ़ रहे थे वो मुगल काल को। कौन से काल को? सॉरी, दिल्ली सल्तनत में हम तुगलक वंश पढ़ रहे थे। कौन सा वंश पढ़ रहे थे? तुगलक वंश। तुगलक वंश की अगर अपने बात करें तो इसके अंदर जो शासक है वो पढ़ रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा राजा पढ़ रहे थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो शासक अपने पढ़ रहे थे। क्या नाम हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैंने कल आपको लास्ट बात बोली थी कि इन्होंने एक, जब यानी मरने से पहले एक बात बोली थी कि मेरा साम्राज्य रुगन हो गया, यह किसी उपचार से कम नहीं। ये बात बोली थी, ठीक है, वो याद रखना। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो शासक बनता है उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। याद रख लेना सभी प्यारे साथी, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो शासक बना उसका नाम क्या हो जाएगा? फिरोज शाह। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है वो इस गद्दी पर बैठता है। कौन सी? दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। फिरोज शाह तुगलक की अगर अपने बात करते हैं तो इसका शासनकाल है 1351 से 88। 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक जो शासनकाल है वह किसका है? फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल है वह आपको देखने को मिलता है। यह शासनकाल किसका देखने को मिलता है? फिरोज शाह तुगलक का। जी नमस्कार सभी साथियों को, क्लास में जो लाइव आ चुके हैं उनका स्वागत है। अपने अब पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक को। देखो, फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो इन्होंने उपाधियां धारण की थी। क्या गुरुजी कौन कौन सी इन्होंने जो है उपाधियां धारण की थी? इन्हें औरंगजेब का अग्रगामी कहा जाता है। औरंगजेब का अग्रगामी। अग्रगामी का मतलब क्या होता है ये सुनो आप ध्यान से। अग्रगामी आपको मैं समझाऊं तो जैसे इसको औरंगजेब ही माना जाता है एक तरह से, ये मान लो दिल्ली का, दिल्ली सल्तनत का। कैसे? जैसे मैं आपको उदाहरण आपको, आपने महाराणा प्रताप को पढ़ा हुआ जी सर। अब ऐसे कहते हैं कि चंद्रसेन जो है इसे प्रताप का अग्रगामी माना जाता है। क्यों? यानी प्रताप ने जो काम बाद में किया वो पहले काम किसने कर लिया है? चंद्रसेन ने कर लिया है। लेकिन ये बस इतिहासकारों के जो है वो अणबिंदिया मोती हो गया एक तरह से। ये इतिहासकारों के सामने आया नहीं, इतना पिरोया नहीं इतिहासकारों ने, तो इसकी उपलब्धियां इतनी ज्यादा देखने को अपने को नहीं मिलती हैं। वही सेम बात है, औरंगजेब का जो इतिहास है वो पूरा खत खोद के रख दिया, फिरोज शाह तुगलक का इतना खोदा नहीं गया, तो इसको औरंगजेब का अग्रगामी कहते हैं। और दूसरा नाम याद रखना, दिल्ली सल्तनत का अकबर। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहते हैं? दिल्ली सल्तनत का अकबर जो है वह भी फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। यह बात आप मेरी याद रखना। अरे रेजा सी के ध्यान में। तो फिरोज शाह तुगलक की दो उपाधियां, औरंगजेब का अग्रगामी और दिल्ली सल्तनत का अकबर। आज आप तुगलक वंश भी पढ़ लेंगे और उम्मीद है कि सैयद वंश भी आपको मैं करवा दूंगा आज की क्लास में कंप्लीट। ठीक है ना? हाँ, चलिए अब देखो, अगर हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की तो इन्होंने काम में क्या किया? चार प्रकार के टैक्स शुरू किए। चार जो टैक्स है वो क्या किए शुरू? कौन कौन से? एक कर का नाम है जजिया कर, दूसरे कर का नाम है जकात। नंबर एक जजिया, दूसरा कर हो जाएगा जकात, तीसरा खराज और चौथा खुम्स। तीसरा कर कौन सा है? खराज कर। और चौथा कर जो वो हो जाएगा खुम्स कर। खुम्स कर। तो ये चार कर जो वो शुरू करता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। बोलो, जजिया, जकात, खराज और खुम्स। सबसे इंपॉर्टेंट अपने यहां पर याद रखना है कौन से कर को? जजिया, परीक्षा की दृष्टि से। ये क्या था? ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। गैर जो मुसलमान नहीं थे, मुसलमानों से, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था एक। लिया जाने वाला, जाने वाला जाने वाला जो है वो कैसा कर था? धार्मिक कर। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो है वो यह क्या था? धार्मिक कर था। आपको याद रखना है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर को क्या बोलेंगे? जजिया कर। अच्छा, इन्होंने ये चार कर तो जो है वो शुरू किए। अन्य इसके अलावा, चार के अलावा और भी कर हुआ करते थे
23 प्रकार के टैक्स जो थे और अन्य, जिन्हें अववाब कर कहते हैं, 23 प्रकार के टैक्स को समाप्त कर दिया था, खारिज कर दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने खारिज किया। जैसे इन्होंने कहा कि ज्यादा टैक्स नहीं देने आपको, बस आप जो है वो 4 टैक्स दो, जजिया, जकात, खराज और खुम्स। जजिया, जकात, खराज और खुम्स, ये 4 प्रकार के ही आपको क्या देने हैं? टैक्स देने हैं। ये बात याद रखना। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। बिल्कुल सिंपल बात है। औरंगजेब का अग्रगामी फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक। 4 टैक्स शुरू करता है, कौन कौन से बोलो? जजिया, जकात, खराज, खुम्स। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता है? जजिया कर। 23 प्रकार के अन्य टैक्सेस जो थे उनको समाप्त कर दिया था, है ना। याद रखना, ये 23 जो कर थे वो इस्लामी टैक्स था, मुसलमानों पर लगाया जाता था इस्लामी कर। इन इस्लामी करों को जो है इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये वह राजा था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था। ब्राह्मणों पर ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है वो लगाया, जजिया जजिया कर लगाया था। क्योंकि पहले जो है मान लो अगर कोई धर्म का कर लेते थे वो ब्राह्मणों को मुक्त कर देते थे कि ब्राह्मण नहीं देंगे। इसने ब्राह्मणों पर भी जो है वो जजिया कर थोपा था कि आपको भी जो है टैक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा एक मंदिर है, आपने पढ़ा होगा, ये दक्षिणतम भारत है, यहां पर है उड़ीसा। उड़ीसा में जो मंदिर है उसका नाम है जगन्नाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ। जगन्नाथ जो मंदिर है वो कहां पर है? उड़ीसा में। तो बताते हैं इन्होंने इस मंदिर को भी क्षति पहुंचाई थी। जगन्नाथ जो मंदिर है उड़ीसा में, है ना, इस मंदिर को किसने? फिरोज शाह तुगलक ने क्षति पहुंचाई। क्षति जो है वो पहुंचाई थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ये बात याद रखना है। जगन्नाथ जो मंदिर है उड़ीसा के अंदर, उसको भी इन्होंने जो है वो क्या पहुंचाई थी? क्षति जो है वो पहुंचाई थी। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक स्थान है नगरकोट, वहां पर नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर है। यूपी के अंदर, यूपी में जो है एक स्थान, इसका नाम है नगरकोट, वहां पर मंदिर है ज्वालामुखी। कौन सा मंदिर है? ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी जो मंदिर है वो कहां पर देखने को मिलेगा? नगरकोट। नगरकोट जो है वो कहां पर हो जाएगा? नगरकोट जो है वो यूपी में हो जाएगा। नगरकोट यूपी में जो है वो मंदिर है, कौन सा? ज्वालामुखी मंदिर। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली से आक्रमण करता है किस मंदिर पर? ज्वालामुखी। अब देखो, ऐसे मंदिरों को क्षति पहुंचाने का काम किसने किया था? मंदिरों को क्षति पहुंचाने का काम जो अकबर ने किया था। तभी तो मैंने आपको बताया कि इसकी एक तरह से उपाधि देगी औरंगजेब का अग्रगामी। यानी औरंगजेब ने जो आगे चलकर काम किया इसने पहले कर दिया था, है ना। तो ज्वालामुखी मंदिर जो है इसको भी इसने जो है नुकसान पहुंचाया। यहां पर क्या किया था? यहां पर इसने हमला किया और यहां पर जितने भी संस्कृत ग्रंथ थे, है ना, उन ग्रंथों को लिया और कहां ले गया? दिल्ली। और दिल्ली ले जाकर उन ग्रंथों का फारसी भाषा में जो है अनुवाद करवाया। और फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम है दलाई फिरोज शाही। बहुत ही बढ़िया, हाँ, शाबाश। चलिए देखो, ज्वालामुखी मंदिर पर हमला किया, पर हमला किया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने हमला किया। और यहां के संस्कृत के जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों को दिल्ली ले गया। कहां ले गया? दिल्ली। दिल्ली ले गया। दलायले फिरोज शाही से, दलायले फिरोज शाही से फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। फारसी भाषा में, फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। उन ग्रंथों का अनुवाद करवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। यानी मंदिर पर तो हमला किया ही किया, मंदिर को तो क्षति पहुंचाई पहुंचाई, इसके साथ यहां पर जो संस्कृत ग्रंथ थे उनको कहां ले गया? यहां से यूपी से कहां ले गया? दिल्ली में। और दिल्ली में दलायले फिरोज शाही से, क्या नाम है एक बार फिर बोलो? दलायले फिरोज शाही से फारसी भाषा में, कौन सी भाषा? फारसी भाषा में जो है वो अनुवाद अनुवाद जो है इसने करवाया। अनुवाद करवाया, ये बात याद रख लेना, भूल मत जाना।
इतनी बात ध्यान में रह जाएगी सभी साथियों के। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए गुरुजी क्लास लेने में दिन क्यों लगते हो, क्यों लगते हो? हाँ बहुत बढ़िया उर्मिला। जय श्री श्याम मिस ब्यूटी अभी आ चुके हैं, नमस्ते भाई। देखो इतनी बात बताओ आपको समझ में आई तो मैं आगे बढ़ता हूं। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, जगन्नाथ मंदिर जो है वो इसको उसने उसको लूटा और ज्वालामुखी मंदिर पर हमला किया। यहां से संस्कृत ग्रंथ कहां ले गया याद रखना, दिल्ली। और दिल्ली में ले जाकर दलाई अले फिरोज शाही से फारसी भाषा में उसका क्या करवाया, अनुवाद कराया। कौन सी भाषा में अनुवाद करवाया, फारसी भाषा में जो है वो अनुवाद करवाया। देखो इसके बाद याद रखना फिरोज शाह तुगलक की अगर मैं आपको बात बताऊं तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज FST है ना, फिरोज शाह तुगलक के काल में सर्वाधिक नहरों का विकास होता है, सर्वाधिक नहरों का विकास हुआ, नहरों का विकास हुआ। देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है नहरों का निर्माण करवाया था और कृषि का भी उसने जो है विस्तार करवाया था, लेकिन सर्वाधिक जो नहरों का विकास होता है, विकास की बात कर रहा हूं विस्तार की नहीं कर रहा हूं मैं। विकास मतलब नहरों में टेक्नोलॉजी की चीजें जो है, डेवलपमेंट की चीजें जो है कब आई, तो वो आई फिरोज शाह तुगलक के काल में। सर्वाधिक नहरों का विकास जो है वो हुआ था। गुरुजी कैसे, देखो फिरोज शाह तुगलक ने क्या है 5 नहरें बनवाई थी। कितनी नहरें बनवाई, 5 नहरें बनवाई। 5 नहरें तो बोले तो जैसे महाराजा गंगा सिंह अपने पढ़ते हैं तो उनके समय जो है वो राजस्थान नहर परियोजना के द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, सॉरी गंग नहर अपने पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। अब वो नहर एक वो ऐसी नहर बनवाई, जी सर। ऐसे इसने 5 नहरें जो बनवाई, कितनी नहरें बनवाई, 5 नहरें बनवाई। और नहरें तो बनवाई बनाई, इन नहरों का जाल बिछवाया, इन नहरों के ऊपर जो है जाल बिछवाया। जाल क्यों बिछाया, सफाई के लिए। तो जाल बिछवाने वाला राजा कौन है, नहरें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी बनवाई थी। इसने नहरें तो बनवाई थी लेकिन उसके साथ साथ नहरों पर जाल भी जो है वो लगवाया था, जाल भी बिछवाया था सफाई के लिए, है ना, सफाई के लिए। ये बात याद रखना। सर इकोनॉमिक ज्योग्राफी के MCQ मैराथन क्लास करवा देना यूट्यूब। मैं विचार कर रहा हूँ इस चीज का, इकोनॉमिक्स का ना, कि टॉपिक वाइज सोच रहा हूँ। ये सारे कितने टॉपिक है, 12-13 टॉपिक है, तो एक एक क्लास में मतलब 12 क्लासें लगेंगी, है ना, तो वो करवा देते हैं पूरे, है ना। लास्ट टाइम में एग्जाम के पास थोड़ा सा आपको बढ़िया और शानदार तरीके से आपका जो है बढ़िया टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो करते हैं विचार। आज मैं ना आपको ये रात को मैं थोड़ा सा शेड्यूल वगैरह बना लूंगा, मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, उसके अलावा जो बचा टाइम वो आपको मैं दे दूंगा, ठीक है ना। ओके चलिए। अच्छा आपको देखो, अब आप जो मेरे को बात कहते हो वो मैं सारी कर ही देता हूँ कि ठीक है ये भी कर देंगे वो ही कर देंगे। मैं थाने कोई बात कहूँ तो थे भी सीरियस लेकर हो। मैं कह रहा हूँ कि अपना जो परिवार है वो 20,000 सदस्यों का करना है, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। सब्सक्राइब आप जो है देखो मेरे से यहाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं तो पढ़ा सकता हूँ, आप इतना सहयोग कर सकते हो कि जैसे आपके पास जो भी ग्रुप है ना, अपना व्हाट्सअप स्टेटस पर है, कोई टेलीग्राम में आप जुड़े हो तो वहाँ ये क्लास का लिंक भेज दिया करो, भाई गुरुजी पढ़ा हुआ है, पढ़ के देखो एक बार, मजा आ जाएगा थाने। फिर ऐसे थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो ये याद रखना। अब देखो फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरें बनवाई, इनका जाल बनवाया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो इन्होंने सिक्के भी चलाए थे, सिक्के चलाए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के सिक्कों का जो है प्रचलन किया। कौन कौन से सिक्के थे, ट्रिक याद रखना, A B और C। ABC जो है वो सिक्के इन्होंने चलाए थे, क्या याद रखना है, ABC। सिक्कों का नाम याद रखना, अद, अद, पिक, बोलना सारे, अद, एक है, ठीक है, अद, बिक और संसगनी, अद बिक और संसगनी नामक जो है वो सिक्के चलाए। एक बार फिर बोलो, अद हो गया, बिक हो गया और संसगनी। अद बिक और संसगनी सिक्के किसने चलाए, फिरोज शाह तुगलक ने। अद बिक और संसगनी, ये 3 सिक्के जो है वो किसने चलाए थे, अद बिक और संसगनी, अद बिक और संसगनी। यह सिक्के जो है वह फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाए जाते हैं। प्रश्न आ जाए कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है कौन से सिक्के चलाए, तो याद रखना, या ऐसे प्रश्न आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का इसके द्वारा जारी नहीं किया गया, इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो आराम से हैंडल कर लेना, ठीक है।
ये फिरोज शाह तुगलक ऐसा राजा था जिसके दरबार में सर्वाधिक दास थे। अब औरंगजेब था, उसके काल में भी, मुगल काल में अगर देखें तो उसके दरबार में भी सर्वाधिक दास थे। इधर इसके काल में भी सर्वाधिक दास आपको देखने को मिलेंगे। फिरोज शाह तुगलक की अगर अपने बात करते हैं तो इसके दरबार में 1,80,000, 1,80,000 है ना, 80,000 दास थे। ये जानकारी मिलती है, इसका मतलब सर्वाधिक है ये, है ना। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास जो है किस शासक के दरबार में, तो याद रखोगे फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा बताया जाता है कि इसने 1200 बाग लगवाए थे, 1200 बाग लगवाए, 1200 जो बाग है वो लगवाए थे, है ना। तो मतलब उसके कोई की मैडम गाना गाती होती। जी हाँ, बाबर तो सुन रहा है कि आराम बाग वहां भी 1200 बाग लगवाए। उसकी मैडम तो गाना सुनाया करती थी कि मिस्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की निमोनी माने थारी लागे। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखना, 1,80,000 दास थे इसके दरबार में, 1200 बाग जो है इन्होंने लगवाए थे। फिरोज शाह तुगलक की आगे बात करूं तो इन्होंने कौन कौन से जो है वो नगर बसाया, नगर बात करें कौन कौन सा इनके द्वारा जो है नगर बसाया गया। आपने नाम सुना है जौनपुर, जौनपुर का अगर आपने नाम सुना है तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की जाती है। हिसार की स्थापना की जाती है। हिसार के बाद आप याद रखोगे फतेहाबाद, फतेहाबाद की स्थापना भी कौन करता है, फिरोज शाह तुगलक। और इसके अलावा याद रखोगे फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की स्थापना भी किसके द्वारा की जाती है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जौनपुर, हिसारपुर, फतेहाबाद और फिरोजाबाद, ये चारों के चारों नगर किसके द्वारा बसाए गए, फिरोज शाह तुगलक। कौन कौन से बोलना, जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद और फिरोजाबाद। अच्छा एक प्रश्न बताओ, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न मैंने आपको करवाया हुआ है। इन्हीं अगर इतिहास की क्लासों को आप देख रहे हो क्रम से तो आप इसका उत्तर दे दोगे। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की अपने राजधानी देखते हैं श्रीनगर, इस नगर की स्थापना, हाँ, किस शासक ने जो है वो करवाई। हाँ, जवाब नहीं है अभी तक। अशोक, बहुत बढ़िया मिस ब्यूटी, शानदार आपने जवाब दिया, सम्राट अशोक। मौर्य काल में सम्राट अशोक जो है उनके द्वारा श्रीनगर जो बसाया गया था। ऐसे ही पूछे आपसे कि जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, इनकी स्थापना जो है किसके द्वारा की जाती है, तो यह नगर बसाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बसाए भाई, फिरोज शाह तुगलक का जो नाम है वो आप याद रख लोगे। इसके अलावा अगर और बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक की और बात करें तो इसने रोजगार देने के लिए एक विभाग खोला था, लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु, है ना, एक विभाग की स्थापना की। विभाग जो है वो खोला, विभाग जो है वो खोला था, रोजगार देने के लिए एक विभाग विभाग खोला था जिसका नाम है वकील ए सुल्तान। क्या नाम हो जाएगा, वकील ए सुल्तान। वकील ए सुल्तान जो विभाग है वह रोजगार देने के लिए किसने खोला, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा रोजगार देने के लिए जो है वो विभाग खोला गया था जिसका नाम क्या है, हाँ, रेजा को ध्यान में, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपको जो है वो याद रख लेनी है, ठीक है। हाँ, चलिए, इतनी बात अगर आपके क्लियर आई तो याद रखना। इसी फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसके काल में आपने इतिहासकार का नाम सुना होगा, वर्नी, बर्नी का नाम सुना होगा, बिल्कुल, बर्नी का नाम याद रखना। और एक इतिहासकार है जिसका नाम है अफीफ, एक इतिहासकार है जिसका नाम क्या है, अफीफ। बर्नी व अफीफ ने तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक लिखी थी जिसमें फिरोज शाह तुगलक की अपने आत्मकथा कह सकते हैं वो, है ना, उसका नाम क्या है ना, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही जो पुस्तक है वो लिख देता है। फिरोज शाही पुस्तक इन दोनों व्यक्तियों ने लिखी, फिरोज शाही पुस्तक जो है वो लिखी। किन किन के द्वारा फिरोज शाह तुगलक की बारे में जो है इसमें जानकारी है, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी थी, बर्नी जो इतिहासकार है वो और अफीफ ने। बर्नी और अफीफ ने जो है वह
तारीख फिरोज शाही ग्रंथ की जो है वो क्या की थी, रचना क्या तैयार की थी। यह दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसे राजा था जिसने आय व्यय का ब्यौरा तैयार करवाया था, यानी बजट बनवाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है इन्होंने आय व्यय का ब्यौरा रखवाया था। आय व्यय का यानी आय का मतलब है कितना कमा रहे हैं, व्यय का मतलब है कितना खर्च हो रहा है। यही तो बजट है, कितना हम कमा रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है। तो आय व्यय का ब्यौरा रखवाया वो शासक कौन है, ब्यौरा रखवाया था, वह राजा हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। हाँ, अच्छा, अब आपको पता है एक पद हुआ करता था, आपने नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री लेवल का पद है वरीद। अच्छा, वरीद पद, फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसके समय इस वरीद पद को बहुत बहुलता मिली थी। और यहीं से जो वरीद का पद है वो याद रखना, यानी एक वंश अपने याद कर लें, तुगलक, तुगलक वंश। तुगलक वंश ऐसा वंश था जिसमें वरीद का जो पद है, वरीद के पद का वरीद के पद का स्वर्ण काल माना जाता है। ये प्रश्न याद करना, वरीद के पद का स्वर्ण काल जो माना जाता है वो कौन से राजवंश के समय, तुगलक राजवंश के समय। तुगलक वंश के समय वरीद पद का जो है वो क्या माना जाता है, वो तुगल स्वर्ण काल मानते हैं। वरीद कौन होता था, यानी एक तरह से ये प्रधानमंत्री का आप ले सकते हो, है ना, राजा के करीब हुआ करता था ये पद, कोई छोटा मोटा पद नहीं है वरीद का पद। तो अपने एक प्रधानमंत्री लेवल का जो पद है वो हम बोल सकते हैं किस पद को, वरीद के पद को। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर वरीद कौन है, पीएम है कौन, तो फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री कौन था। अगर प्रश्न पूछे फिरोज शाह तुगलक का जो पीएम है उसका नाम है याद रखना, खान ए खान ए जहां, बोलो मेरे साथ, खान ए जहां तेलंगानी, खान ए जहां तेलंगानी जो है इसका नाम हो जाएगा। खान ए जहां तेलंगानी का जो है फिरोज शाह तुगलक जो है इसका क्या तैयार करवा देता है, मकबरा। फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसका मकबरा बनवा दिया, किसका, खान ए जहां तेलंगानी। तो फिरोज शाह तुगलक का जो पीएम है खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा जो है वो बनवा देता है। और ये जो मकबरा बना है, ये जो मकबरा है वो कहां पर है, मकबरा दिल्ली में है। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, इस मकबरे की जो आकृति है वो कैसी है। आकृति की बात करें तो अष्टभुजाकार आकृति का मकबरा है ये, है ना। कैसी आकृति का मकबरा है, अष्टभुजाकार, अष्टभुजाकार आकृति में ये मकबरा जो है बनवाया था। कैसी आकृति में ये मकबरा बनवाया था, अष्टभुजाकार। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, खान ए जहां तेलंगानी का जो मकबरा है उसका निर्माण किसने करवाया, प्रश्न आए तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ही इस मकबरे को बनवाया था। खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा है कहां, गुरुजी ये मकबरा दिल्ली में है। और आकृति कैसी है, अष्टभुजाकार। याद रखना, यह भारत का प्रथम अष्टभुजाकार आकृति का मकबरा है। यह भारत का पहला अष्टभुजाकार आकृति का जो है आकृति का मकबरा है। तो भारत का पहला अष्टभुजाकार आकृति का जो मकबरा देखने को मिलता है वो आपको कौन सा देखने को मिलता है, वह मकबरा आप याद कर लेना, वो खान ए जहां तेलंगानी का है जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया जाता है। अब मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या, ये बात सुनो एक बार सभी प्यारे साथी ध्यान से, कि फिरोज शाह तुगलक का पीएम था खान ए जहां तेलंगानी। इसकी मृत्यु के बाद इसका मकबरा बनवाया कहां पर, दिल्ली में। इसकी मकबरे की आकृति रखी अष्टभुजाकार। ये मकबरे का निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। ये भारत का पहला अष्टभुजाकार आकृति का जो है वो क्या देखने को मिलता है, मकबरा। हाँ, भारत का पहला अष्टभुजाकार आकृति का जो है मकबरा देखने को मिलता है। सरजीत कुमार एक्स फौजी के लिए आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल भाई, जय हिंद आपको। अनीता गुड इवनिंग सर, हाँ नमस्कार सभी को, है ना। जो साथी आज पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहा है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, ये फिरोज शाह तुगलक वह शासक है जिसने कुतुब मीनार का जीर्णोद्वार कराया था। कुतुब मीनार, आपने नाम सुना होगा कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में।
कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। कुतुब मीनार का जीर्णोद्वार, जीर्णोद्वार जो है, जीर्णोद्वार करवाया, करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो कुतुब मीनार का भी इन्होंने जो है वो क्या है, जीर्णोद्वार करवाया। कुतुब मीनार का भी जीर्णोद्वार जो है वो करवाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जो है कुतुब मीनार का जीर्णोद्वार करवाया। यह मेरी बात आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हाँ, सकेत। अनिता, अरे अनिता ने बाद में पूछ ली, ध्यान सुन ले अभी बात है। हाँ, कुतुब मीनार दिल्ली का है, इसमें याद रखना इसको जीर्णोद्वार करवा देता है। तो यहाँ ये था फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक की 1388 में क्या हो जाती है? मृत्यु। मृत्यु हो जाती है किसकी? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की जो है वो क्या हो गई? हाँ, मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु होगी, उसके बाद जो राजा है वो बनता है नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन महमूद शाह। इसके बाद जो शासक बनेगा यहाँ दिल्ली पर तुगलक वंश का, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन महमूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह शासक बनता है। ज्यादा कोई खास लंबी चौड़ी बात नहीं है, मतलब इसके बाद नहीं बना था ये, फिरोज शाह तुगलक के बाद नहीं बना था। इसके बाद छोटे मोटे और आ जाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। बस उसके बाद ये याद कर लेना आप, नासिरुद्दीन महमूद शाह, यह तुगलक वंश का अंतिम शासक है। तुगलक वंश का अंतिम शासक। जितना पढ़ा रहा हूं उसको आप अच्छे से लिख लें, अच्छे से याद करें। तुगलक वंश का अंतिम जो शासक है उसका नाम क्या हो जाएगा? तुगलक वंश का जो अंतिम राजा है उसका नाम हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह जो है वो तुगलक वंश का क्या हो जाएगा? अंतिम शासक हो जाएगा। अब देखो, अब आपको तैमूरलंग के बारे में मैंने बताया था, तैमूरलंग मंगोल था, तो तैमूरलंग का ही एक सेनापति, तैमूर, तैमूरलंग का सेनापति जिसका नाम हो जाएगा खिजर खां। सेनापति का जो नाम है वो क्या है? तैमूरलंग के सेनापति का नाम क्या है? खिजर खां। और खिजर खां की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये आ गया कहां? भारत में। कहां पर आ जाता है खिजर खां? भारत में। ये जब भारत में आया तो बताते हैं इसको गवर्नर बनाया गया था, कहां का? गवर्नर दीपालपुर, दीपालपुर, दीपालपुर का जो है वो गवर्नर बनाया गया था। सर दीपालपुर, हाँ दीपालपुर, दीपालपुर का क्या बनाया गया इसको? गवर्नर। दीपालपुर के बाद इसको गवर्नर कहां का बनाया गया? मुल्तान का। और मुल्तान के बाद इसको गवर्नर कहां का बना दिया? लाहौर का। ट्रिक याद रखना, डीएमएल का गवर्नर जो है ये रहा था दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर। डीएमएल याद कर लेना, दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर का जो है यह क्या रहा? गवर्नर रहा। गवर्नर रहा कहां कहां? दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर, ठीक है। अच्छा, तो गवर्नर कहां कहां का रहा है? कौन? खिजर खां। दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर का। ये वैसे हैं आसपास ये क्षेत्र, लाहौर के आसपास इर्द गिर्द क्षेत्र है ये, दीपालपुर और मुल्तान और लाहौर, ठीक है। तैमूरलंग का सेनापति ये जो खिजर खां था इसमें योग्यता थी, और नासिरुद्दीन महमूद शाह में योग्यता न थी। इसलिए खिजर खां ने क्या है, इसको गद्दी से हटाकर यहां दिल्ली की गद्दी पर खुद विराजमान हो जाता है, और ये कहता है कि भैया अब तो मैं तुगलक वंश को ही समाप्त करूंगा, और दिल्ली में एक नए वंश की नींव रखता है। नए वंश की जो है वो नींव रखता है जिसका नाम है सैयद वंश। कौन सा वंश हो जाएगा? सैयद वंश। सैयद वंश की जो नींव है वो किसके द्वारा रखी जाती है? खिजर खां। तो याद रखना, सैयद वंश का जो संस्थापक है वह कौन हो जाएंगे? खिजर खां। तो यहां पर तुगलक वंश का द एंड हो जाता है। अच्छा गुरुजी, अगर आप कहो तो मैं इस सैयद वंश का भी आज जो है निपटारा कर देता हूं। सैयद वंश जो है वो भी आपको कंप्लीट करवा देता हूं। गुरुजी करवा दो, चलो फिर लिखो। अब अपने जो वंश पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सैयद वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे? सैयद वंश। सैयद वंश की बात करें तो यहां पहला राजा हो जाएगा खिजर खां। खिजर खां, खिजर खां 1414 से लेकर 1451 तक जो है वो शासन किया था इस राजवंश। 1414 से 1451 तक जो है शासन किया सैयद वंश ने।
खिजर खां की बात करें तो याद रखना 1414 में स्थापना की। किसकी? संयद वंश की। तो संयद वंश का संस्थापक जो है, सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, ज्यादा तो इसमें डीप नहीं जाएंगे। जैसे संयद वंश छोटा वंश है, तो संयद वंश के संस्थापक कौन है? याद रखना खिजर खां। खिजर खां की अगर अपने बात करें तो इन्होंने उपाधि धारण की थी रैयत ए आला। उपाधि रैयत ए आला। रैयत ए आला की जो है वो इन्होंने क्या है, उपाधि धारण की थी। रैयत ए आला की जो है क्या उपाधि धारण की? हाँ इसने, बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्या है, खिजर खां तैमूर का बेटा, याद रखना तैमूर लंग का बेटा था। तैमूर लंग का बेटा, तैमूर लंग के बेटे का नाम था शाहरुख। शाहरुख खान है क्या? नहीं नहीं, शाहरुख खान के दो, लेकिन ये वो शाहरुख खान नहीं है। तैमूर लंग का बेटा कौन है? शाहरुख। तो क्या करता था खिजर खां? खिजर खां जो है वो यहां से जो टैक्स मिलता था ना, टैक्स जो भारत से इसको, इस दिल्ली की गद्दी से जो टैक्स मिलता था, टैक्स मिलता था ना, उस टैक्स का कुछ हिस्सा जो है वो शाहरुख को भेजता था। ये जो टैक्स है वो किसको भेजा करता था? तैमूर लंग के बेटे शाहरुख को। कौन? खिजर खां। याद रखना खिजर खां टैक्स का कुछ हिस्सा जो है शाहरुख को दिया करता था। शाहरुख कौन है? शाहरुख जो है वह तैमूर लंग का बेटा है। अब खिजर खां कौन है? तो खिजर खां तैमूर लंग का सेनापति है। यह तैमूर लंग का सेनापति, तैमूर लंग का सेनापति है, याद रखना। इसका सेनापति तैमूर लंग। तैमूर लंग के बचपन का नाम पता है क्या? छोड़ो, नहीं पता तो ठीक है। हाँ, अरे ये कौन है डिलीट कर रहा है मैसेज इतने? क्या लिख रहे हो आप? ओ यहाँ सर है। अरे, क्या बात कर रहे हो आपस में? पढ़ लो लाडी, पढ़ लो। ठीक है, कोई भी तैयारी है, 8 महीने, 8 महीने कमरे का दरवाजा और दिल का दरवाजा दोनों बंद करके पढ़ लो। फिर दरवाजा खुलना नहीं चाहिए, कोई भी आए चाहे, दरवाजा खुले तो सिर्फ सफलता के लिए, ना खुले तो मुझे कह देना। आपका दरवाजा खुलेगा सफलता के लिए ही खुलेगा। इसलिए कह रहा हूँ ये मतलब इतना मत कि करो। अपने जो लोग हैं वो टाइम जो है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? सही कामों में अपने इन्वेस्ट कर ही नहीं है। और आपको, अब देखो कभी भी अपने आप तैयारी करें, यूपीएससी वगैरह कभी सोचा है गुरुजी में यूपीएससी को एग्जाम देगा उसकी तैयारी करेंगे? कभी नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि एग्जाम टफ है उसका। अब उसकी ओर अपना दिमाग जाता ही नहीं है। हाँ सरल चीजों की ओर। अच्छा, कई काम बुरे होते हैं लेकिन मुश्किल होते हैं तो भी कर जाते हो। अब किसी से मिलना है, इतना रिस्क लेके आप चले जाते हो, चाहे कोई भी देखे, कोई आपको यहाँ ये भी डर रहता है कि आपको पकड़ के थाने में भी ले जाएंगे, पीट भी सकते हैं, मोहल्ले वाले पीट सकते हैं, घर वाले उसके पीट सकते हैं, लेकिन फिर भी आप रिस्क लेके तो ऐसे मुश्किल काम को भी कर लेते हो। और पढ़ाई के मामले में जब मुश्किल काम दे दिया जाए दिक्कत हो जाती है। वैसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ये वक्त है, ठीक है, वक्त के रहते सुधर जाओ, वरना ऐसे ऐसे दौर दिखा देगा मेरे भाई जो हमने सोचा भी नहीं होगा। कि आप है ना, ऐसे भी नहीं सोच पाओगे कि ऐसे भी दिन हमारे अंदर आ सकते थे क्या, कभी सोचा नहीं था। इसलिए वक्त के साथ रहते हुए आप चीजों को समझो और खूब मेहनत करने लग जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? है ना, 8वां वेतन लग गया है, 8वां वेतन आयोग, 8वें वेतन को ध्यान में रखो। सब आपके जो है वो चीजें अनुकूल हो जाएंगी। हाँ। हाँ तो ये बात है। चलो, तो खिजर खां आपको याद हो गया। जी सर। खिजर खां के बाद जो राजा बनता है सैयद वंश में, उसका नाम है मुबारक शाह। उसके बाद जो शासक बना, अब इनकी दो दो बातें हैं बस, इतनी याद करनी है। राजा बना उसका नाम क्या है? मुबारक शाह। मुबारक शाह में याद रखना सैयद वंश की जो आपको जानकारी मिलती है वो मिलती है तारीख मुबारक शाही में, है ना। तो सैयद वंश की, सैयद वंश की जो जानकारी मिलती है आपको, जानकारी
वो मिलती है तारीख ए मुबारक साई में। तारीख ए मुबारक साई, मुबारक साई में। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा तारीख ए मुबारक साई किसके समय जो है वो लिखी गई थी, तो आप बोलोगे मुबारक शाह के समय। मुबारक शाह किस में हुआ था? सैयद वंश में। अच्छा, इसके लेखक कौन है? या तो देखो इसके लेखक का नाम याद नहीं होगा, और जे इस लेखक का नाम आपने याद कर लिया तो आप कभी भूलोगे नहीं। क्या नाम है गुरुजी? याहिया बिन सर हिंदी। याहिया बिन सर हिंद, ये इसका नाम है, लेखक है इसके। तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है? याहिया बिन सरहिंद। ठीक है। इसके बाद जो शासक बना उसका नाम है मोहम्मद शाह। ये मुबारक शाह है। मुबारक शाह के बाद जो शासक बनता है उसका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह इसके बाद जो वो क्या बनता है? शासक बनता है। मोहम्मद शाह के समय याद रखना इसने मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया था। इन्होंने जो है वो एक नगर बसाया, नगर बसाया, और उस नगर का नाम जो है वो क्या था? मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद जो है वो नगर था, है ना। मोहम्मदाबाद नामक जो नगर है वो किसने बसाया था? मोहम्मद शाह ने। उसके बाद यहाँ पर एक राजा जिसका नाम है आलम शाह। इसका नाम क्या हो जाएगा? आलम शाह। आलम शाह की अगर अपने बात करते हैं तो यह सैयद वंश का अंतिम राजा है। सैयद वंश का अगर आपसे देखो अंतिम राजा आपको याद रखने हैं, सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है सैयद वंश का अंतिम राजा कौन है, तुगलक वंश का अंतिम राजा कौन है, तो यह बात जो है आपको याद रख लेनी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसकी बात। देखो आपको क्या याद रखना है कि ये जो आलम शाह है ना, आलम शाह थोड़ा सा डर गया इससे बहलोल लोदी से। तो बहलोल बहलोल लोदी को बहलोल लोदी को दिल्ली की गद्दी सौंप दी। बहलोल लोदी को दिल्ली की गद्दी सौंप दी। दिल्ली की गद्दी सौंप दी। इसने खुद ही समर्पण कर दिया। अल्लाह भाई बहलोल लोदी तू संभाल। और बहलोल लोदी ने 1451 में लोधी वंश की जो है वो नींव रख दी। लोधी वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? लोधी वंश के संस्थापक हो जाएंगे बहलोल लोधी। क्योंकि आलम शाह ने दिल्ली का जो भार है वो किसको सौंप दिया? बहलोल लोधी को। और आलम शाह को जो है दिल्ली पर अधिकार बहलोल लोधी का हो गया, और बहलोल लोधी ने दिल्ली में लोधी वंश की क्या रख दी? नींव रख दी। आलम शाह ने क्या किया? इसने स्वयं बंदायूं की जागीर में संतुष्ट हो गई। ये बंदायूं यूपी में पड़ता है। बंदायूं की जागीर ली और उसमें संतुष्ट हो गया। और उसमें संतुष्ट संतुष्ट हुआ। कौन हुआ? तो याद रखना आलम शाह। यही सैयद वंश का अंतिम राजा है। अब दिल्ली सल्तनत पर एक नया राजवंश जो है वो आ चुका है। दिल्ली सल्तनत पर एक नया राजवंश आ चुका है। पहले सुनो मुबारक शाह। सैयद वंश तो बिल्कुल सिंपल है। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां है, तैमूर का सेनापति है। मुबारक शाह सैयद वंश की जानकारी मिलती है। तारीख है मुबारक शाही में, इसके लेखक याहिया बिन सरहिंद है। मोहम्मद शाह ने मोहम्मदाबाद नगर बसाया। आलम शाह अंतिम शासक है, इसने बहलोल लोधी को दिल्ली सौंप दी। बस इतना ही, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, छोटा ही राजवंश है ना। उसके बाद आपको जो बात है वो याद क्या कर लेनी है? वो याद ये कर लेनी है कि दिल्ली पर अब एक नया वंश आ चुका है, और उस वंश का नाम हो जाएगा लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश। लोधी जो वंश है 1451 से लेकर 1526 तक, और 1526 में बस अब इसके बाद अपन शुरू कर देंगे मुगल काल, है ना। बस मुगल काल के बाद आपका हो गया लगभग कोर्स, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही है। कितना करे गया है या नहीं है जी? बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे अपने टॉपिक आने वाले हैं। सभी मेरे प्यारे साथी जो है क्लास को लाइक करें। जिस जिस साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, वह साथी जो है क्लास को लाइक करें। कल मैं कोशिश करता हूँ इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक आपके दो रहे हैं ना, वो करवा देता हूँ फटाफट। ठीक है, रेगुलर क्लास लगा के। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए कोमल, मैंने लाइक कर दिया, थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। और आप सभी प्यारे साथियों के लिए एक सूचना है ना, कि अपने जो रीट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है, रीट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है ये टॉपिक वाइज तो टेस्ट सीरीज चल रही है, आपको पता है।
देखो जो साथी इससे जुड़कर अभी तक लाभ नहीं उठाए हैं, मैं आप सभी प्यारे साथियों को कहूंगा कि भाई साहब आप इस टेस्ट सीरीज का जो लाभ है वो जरूर उठाएं। आप इस टेस्ट सीरीज का जो लाभ है वह जरूर उठाएं। ठीक है, इसमें क्या है, आपको जैसे इतिहास है, आपको टॉपिक वाइज L2SST के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे इतिहास के ज्यादा चार्ज नहीं है, मात्र 49 रुपए की, 199 को इसका चार्ज नहीं है, नहीं, ये 49 रुपए चार्ज की विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर ये टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, गूगल प्ले स्टोर में आप लिखोगे ना विजन इंस्टीट्यूट तो वहां आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, हाँ। उसके बाद भूगोल की भी SST वालों के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की है, भी 49 की है। और मेन आपके लिए सब्जेक्ट रहता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसकी भी आपको जो है वो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये सभी सब्जेक्ट मैंने तीनों जो पीछे बैकग्राउंड में दिख रहे हैं सभी सब्जेक्ट ये दो तो पूरे करवाए हैं और ये चल रहा है, ये भी करवा दूंगा पूरा। ठीक है, हाँ। तो और जो रीट की कंप्लीट टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, रीट की कंप्लीट टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, 1 मिनट आप ना यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन आएगी अभी, तो आप चले मत जाना, मैं आपको कुछ दिखाता हूं अभी। ठीक है, यहां पर आपको मैं ये बता देता हूं, 1 मिनट बस आप होल्ड रहिएगा। स्क्रीन ब्लैक है गुरुजी, कारो कारो हो गया, लगता है बारिश होने वाली है 2 मिनट रुक जाओ बस थे, 2 मिनट ज्यादा नहीं कहूंगा मैं आपको, बस 2 ही तो मिनट रुकना है आपको। 2 मिनट रुकोगे तो मैं आपके सामने वो बात महत्वपूर्ण जो है वो प्रस्तुत कर दूंगा। चलिए, समय का जो इंतजार था, आपने जो ये इंतजार किया ब्लैक स्क्रीन का, ये इंतजार होता है खत्म। और अब आपको मैं यहां पर बता देता हूं कि जो रीट के अभ्यर्थी हैं SST के लिए, उनके लिए जो है वो यह अंतिम प्रहार SST की टेस्ट सीरीज शुरू कर दी अपनों ने। अंतिम प्रहार, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर मत कर देना इसको लेने में, लास्ट समय है मेरे भाई। विजन एप्लीकेशन पर ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करते हो, लास्ट में मॉडल पेपर देते हो तो 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। अंतिम प्रहार टेस्ट सीरीज केवल SST अभ्यर्थियों के लिए, रीट मेंस स्पेशल, इसमें 8 आपको शेड्यूल वाइज टेस्ट मिलेंगे। अच्छा, कई साथियों ने ये ले रखी है पहले, है ना, SST वाली, तो उनको इसके अंदर ही जो है इंक्लूड कर दिया जाएगा, आपको अलग से नहीं लेनी होगी। जिन साथियों ने नहीं ली है वो जरूर ले लेना। 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, NCERT बेस्ट पेपर आपको मिलेगा। इनरोल करने के लिए आपको विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर जाना है और इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठाना है। ठीक है ना, अब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर जो इसका लाभ उठा लो, है ना। अभी ले लोगे तो आप बढ़िया तरीके से इसको ये भी शेड्यूल पे ये कर लोगे पूरा और ये भी कर लोगे। लास्ट टाइम में लोगे तो फिर मॉडल पेपर ही कर पाओगे, है ना। अब ऐसे तो है नहीं कि आप जो है बाद में लोगे तो आप जो है इसको कम में ले लोगे, ऐसा नहीं है ना, चार्ज वही रहेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये सहयोग राशि है आपके, तो जरूर आप इस टेस्ट सीरीज को विजिट करें, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, एक अपने को पता लगेगा हमारी कितना मतलब रैंक आ रही है, रैंक आई है तो फिर कितनी प्रोग्रेस करनी है, वो सब चीजें अपने को पता चलती रहेंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।